बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज की तंजीम नौ मरियम नवाज साहिबा के सपुर्द कर दी गई है। सवाल बस एक है कि बतौर सीनियर नायब सदर क्या मरियम साहिबा नून लीग के मुर्दा घोड़े में जान डाल सकेंगी। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है, क्या जानिबदारी का ठप्पा लगाकर इलेक्शन कमीशन कोई गैर जानिबदार फैसला दे पाएगा, ये भी देखना, इसके ऊपर बात होगी। और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या रियासत की नजर में दहशत गर्दी महज एक इंतजामी मसला है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो फैसले हुए उसके ऊपर आमिर मतीन साहब का तजिया शामिल करेंगे। और इस्लामाबाद जिसको किस तरह से कंक्रीट के ढेर में तब्दील किया जा रहा है, आज के प्रोग्राम मुकाबिल में इसका फॉलोअप आपके साथ अगेन हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, बहुत सारी चीजें हैं, यकीनी तौर पे एक बड़ी जो तब्दीली नून लीग के हवाले से आई है, मरियम साहिबा को सीनियर नायब सदर बना दिया है। मतलब मैं ये समझ लूं कि कल तक परसों तक जो अफवाहें थी, जो बयानिया था कि मुस्लिम लीग नवाज अब शहबाज बनने वाली शीन हो गई है, वो बयानिया दम तोड़ गया अपनी जगह पे। ये थोड़ा सा लतीफ़ा ये है कि जब ये अनाउंसमेंट की गई, नोटिफिकेशन इसका दिया गया, तो उसके ऊपर जो तारीख दी गई ना, वो 2 जनवरी 2022 की, यानी 1 साल पुरानी दी गई। और ये 25 हाथों से गुजर के शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी साइन कर दिया और किसी ने ये गौर नहीं किया। ये तो उसकी संजीदगी है। अब पता नहीं जानबूझ के ये किया गया उनको अंडरमाइन करने के लिए कि बस गलती होगी, बाहर बहुत बड़ी वैसे वो उसकी तस्वीर करके 2023 वाला शेयर हो गया। वो तो नहीं, वो तो है, मगर मजाक है ना कि इस लेवल पे आप इस तरह किए 25 हाथों से कोई बुनियादी चीज़ नहीं कोई देख रहा है। एक तो वो है, बाकी बड़े इस पे सवाल हैं कि वो ना सिर्फ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र, अब वो पार्टी को टोटली ऑर्गेनाइज वो करेंगी। तो नॉट बैड, 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो है पार्टी पाकिस्तान की ज़ाहिर है दूसरी बड़ी पार्टी है ये इस वक्त, और उसकी टोटल इंतज़ाम मिल जाना। बिलावल साहब को तो वैसे फ़ौरन ही बीबी की शहादत के बाद ही उनको चेयरपर्सन बना दिया गया था। इन्होंने कम टाइम दिया है, मगर फिर भी चलो 5-7 साल तो अब हो गए उनको ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते लेते। और इस दौरान में मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया। वो ना MP MNA बनी, ना वो वज़ीर बनी, पीछे से रह के बैकग्राउंड से वो ज़रूर पॉलिटिक्स भी रन करती रही हैं, पार्टी भी रन करती रही हैं। तो ये एक पार्टी रन करना एक और साइंस है। और मुस्लिम लीग की तारीख ये है कि ये साइंस नवाज शरीफ साहब को नहीं आती थी, ये साइंस आती थी गुलाम हैदर वाइन साहब को। इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया था वो गुलाम हैदर वाइन जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। नवाज शरीफ जब यहाँ पे आ गए थे फिर उनको बनाया गया था शहबाज शरीफ से पहले। वो बहुत एक पॉलिटिकल एनिमल थे, वो बिल्कुल ग्रास रूट से चल के आए थे। तो इसकी तंजीम जो बनाई गई थी मुस्लिम लीग की, जिस पे आज तक ये खड़ी है, वो गुलाम हैदर वाइन है। तो ये इसके लिए बड़ी मकैनिकी चाहिए होती है, साइंस चाहिए होती है। इसके लिए करिश्मा वाइन साहब में बिल्कुल भी करिश्मा नहीं था। वो माशाल्लाह तकरीर करनी शुरू करते थे तो नींद आ जाती थी बाकायदा, मगर ये तनसीब साजी आती थी। उन्हें पता था कि निचले लेवल पे कैसे वो तंजीम बनाई जाती है, दरमियाने लेवल पे वो बिल्कुल काउंसलर से शुरू होकर चीफ मिनिस्टर तक आए थे। तो ये अभी देखना ये इम्तिहान है कि ये साइंस में कितनी बड़ी साइंसदान हैं इसके, कि वो ये क्वेश्चन है। सवाल और भी बड़े हैं। एक ये कि पहली सबसे बात कि वो इतने अरसे से बिल्कुल खामोश थी, कोई ट्वीट नहीं थी, कोई वो जो पहले आती थी उनकी बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट्स, तंजिया स्वीट्स, वो ट्वीट्स उनकी नहीं आती थी। आखिरी जो उनकी मुझे याद पड़ता है जो ट्वीट थी वो बड़ी बैड टेस्ट में थी। वो अरशद शरीफ मरहूम के लिए थी कि जी उन्होंने कहा जी मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता, उन्होंने वापस ले ली थी और बहुत बैड टेस्ट में थी। उसके बाद से वो बिल्कुल खामोश थी। और एक वो बड़ी लगता था टैक्टिकल खामोशी है कि उसके पीछे कोई इसरार है, कोई जो है। तो अभी एक तो ये देखना है कि वो पहली बात है कि वो वापस आ रही हैं कि रिमोट कंट्रोल वहीं से फिलहाल ऑर्गेनाइज करेंगे। ये भी तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब भी उनके हमरा वापस नवाज शरीफ का मैं वापसी का बता दूं, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूं, दोबारा मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जब तक पंजाब में, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ जो कि फ़िलहाल मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं आती,
तो वो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे जब तक वो, उसकी वजह बड़ी क्लियर है। उसकी वजह यह है कि उनका और इसाक डार का सलमान शहबाज वगैरह के केस में फ़र्क है। उनको हाई कोर्ट से जो है सज़ा हुई हुई है और वो मफरूर हैं। सो बड़ा भी उसको स्पीड अप किया जाए, अदालतें हैं आजकल बड़ी मेहरबान भी हैं, पूरी मेहरबान भी हो जाएं। जो प्रोसीजरल है कि उनको अपने आप को आके अदालत के सामने पेश करना होगा, जेल जाना होगा। और जेल याद रहे कि इस्लामाबाद में जेल नहीं है, वो अडयाला में है। सो अडयाला पंजाब में है। सो पंजाब जेल में जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट का केस है। और वो जब तक उनकी अपनी हुकूमत नहीं होगी, अपनी हुकूमत होगी तो वो बड़ा हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अभी वो चांस नहीं लेंगे। और मिनिमम जो प्रोसीजर है, अगर बहुत भी मेहरबानी अदालत करे उनके साथ, वो हफ्तों का है, वो 3-4 हफ्ते मिनिमम लगेंगे उनको बेल होते हुए। अगर ये सारे कवानीन बदल भी जाएँ, अदालतों वाला सिलसिला ख़त्म ही हो जाए, तो वो 1 महीना या 3 हफ्ते जेल में नहीं रह सकते। उनकी सेहत का भी मसाइल हैं, डेफिनेटली होंगे, पर उन्होंने कहा मैंने 1 दिन भी जेल में नहीं रहना। तो ये मैं आपको ख़बर भी समझ लें और तज्जिया भी समझ लें कि वो जब तक उनकी अपनी गवर्नमेंट थी उस वक्त नहीं आए, तो अब क्या आने, उस वक्त आ सकते थे मगर नहीं आए। तो अब मेरा ख्याल है जब तक उनकी कभी आएगी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, उससे पहले वो नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं मरियम बीबी का ये है कि एक इशू ये है कि शहबाज शरीफ और ये पता नहीं उन्होंने दिल से कबूल किया है कि बादल नखास्ता दिया है। तो अभी पता नहीं वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट है फ्यूचर की या प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है, और क्या ये ख़ानदान के अंदर ये तनाज़ा है कि नहीं है कि सब ने खुश दिली से कबूल कर लिया है कि जनाब वो भी आगे सारे मिलजुल के जो है इकट्ठा काम चलाएंगे। अभी इसका पता नहीं है। दूसरा ये है उनके आने का, और इतनी बड़ी पोस्ट देके ग्रैंड एंट्री जो उनकी हो रही है, इसका मतलब है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब फेल हो गए, शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ साहब ने PMLN का ये पट्ठा बिठा दिया, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में। मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन मैं तारुफ करा दूं, वैसे इमरान खान साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब एक्सपोज हो गए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं असद उमर साहब की एब्सेंस का प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए उनसे पूछता हूँ कि असद ये बताइए कि अभी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब आ रही हैं, बड़ा सौदा भी लग गया है, तो कितने के डरे में आप, वो आके जो है जो उनका कैरिस्मा है और वो स्पीच करती हैं, तो वो क्या आप लोग डरे में हैं इससे? नहीं जी, हमें उनके आने से कोई खौफ नहीं है। ये एक्चुअली उनसे अगर किसी को खौफ होना चाहिए तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए खौफ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वापस लाया जा रहा है और वो पार्टी के अमूर अब वो देखेंगी। तो शहबाज शरीफ साहब को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ फेलियर, और अब मरियम टू द रेस्क्यू। वो आज कोई ट्वीट किसी ने की हुई थी मज़ेदार, उनका शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से उनको आउट कर दिया और वो अब खुद आउट हो गए हैं, ये एक लतीफ़ा था। पर मैं आज की जो बड़ी खबर है वो उसका आपसे, क्योंकि आप भी उस खबर का निशाना बन सकते हैं, इसलिए पूछता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन में, जो कि आप पेश नहीं हो रहे थे वहाँ, तो इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि जो अब तक रुका हुआ था कि जी उनकी हाई कोर्ट की जो इख्तियार है वो उनका भी वही इख्तियार है, और वो जो नाअहली कर सकते हैं, सज़ा कहा तो नहीं उन्होंने, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन ये ली जा रही है कि वो आपको सज़ा भी दे सकते हैं, वारंट इशू करके गिरफ़्तार भी करवा सकते हैं। और वो आज जो उनके स्ट्रिक्चर्स एकदम इस फैसले आने के बाद मैंने यहाँ रखे हुए थे कि बड़े सख्त किस्म के उन्होंने आज वो कहा कि जनाब ये तारीख खेलने का मामला हल नहीं होगा, फिर हम जो है इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं, पेशी का नोटिस दें। ये अब तक तौहीन अदालत नोटिस के जवाब नहीं कराए गए, क्या आपको शो काज नोटिस दें, आप केस नहीं चलाना चाहते तो हम हतमी फैसला कर देते हैं। एकदम उनमें जान पड़ गई है। और क्योंकि इमरान खान साहब के भी अब गिरफ्तारी और नाअहली जो तशरीह की जा रही है इस फैसले की कि 5 साल तक जो कानून जो तशरीह की जा रही है कि उनकी नाअहली भी हो सकती है, उनके साथ आपकी और फवाद चौधरी भी क्योंकि मुल्ज़मान में शामिल है,
तो आपकी भी हो सकती है। कैसे इस फैसले को देखते हैं आप? नहीं सर, मेरे ख्याल में कुछ तशरीह जरा ज्यादा कर गए हैं लोग। बुनियादी तौर पे बात तो सिर्फ इतनी हो रही थी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हियरिंग करता रहे इस केस की, और जो भी उसके बाद वो फैसला करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले फैसले किए हैं, उनको जाके फिर हम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। और 2022 में तो तकरीबन जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन ने किए वो कोर्ट्स ने ओवरटर्न कर दिए, या उनको रिस्ट्रेन किया जाएगा कि वो ये करें ना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी बात कही है कि जी वो प्रोसीड कर सकते हैं, वो अपनी केस की हियरिंग जारी रख सकते हैं। उन्होंने ना ये कहा है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, ना कोई नायल कर सकते। बाकी जो है वो लोगों की ख्वाहिशात ज्यादा हैं। नहीं, मगर फिर भी एक तलवार तो लटक रही है, जबकि एक माहौल है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आप लोगों का जो इल्ज़ाम है कि वो खुल के बड़ा पार्शल होके आया हुआ है, सो ऐसे माहौल के अंदर जो है तो एक झटका तो लगता है ना। अदालतों से तो बाद में आप रिलीफ लेते रहेंगे, वक्ती तौर पे वो गिरफ्तार करवा लेते हैं आपको या नाअहल करार देते हैं, तो अदालतों से होते होते टाइमिंग की भी तो बात होती है ना। हाँ नहीं, वो तो देखिए पहले भी कर चुके हैं ना। वो पार्टी वाला जो है केस, उसके अंदर भी उन्होंने फैसले कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे कोर्ट से रिलीफ मिल गई थी। एनीवे जो फेस करेंगे जी, बिल्कुल हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कानून की बड़ी सादा सी है कि जो कानून है वो आइन से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी आइन के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, कोई एक कानून है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो जो आइन में लिखा हुआ है वो होता है। और ये कंटेम्प्ट के इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ कोर्ट को हासिल हैं, और हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो कोर्ट का दर्जा नहीं रखते, तो कंटेम्प्ट की पावर उनके पास नहीं है। बाकी उन्होंने जो काम कराना है वो तो करवा ले। वो तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं करवा रहे। हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। उन्होंने इस हफ्ते को इलेक्शन कराने को कहा था, आज मंगल गुजर गई है, वो अभी तक इलेक्शन नहीं करा रहे। ये अपील में गए थे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के जजमेंट को सस्पेंड नहीं किया। इसका मतलब वो जजमेंट अभी भी इन फील्ड है, और तौहीन अदालत के रोजाना मुर्तकिब हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। पहले तो अपनी तो तौहीन अदालत भुगताए ना जाके। मेरा ख्याल था कि आप लोग बड़े डर डर के बात करेंगे, मगर ये वो बगावत के शोले मुझे नज़र आ रहे हैं आप में। मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास हुआ, और एक उसका मेमोरेंडम भी इशू किया गया। तो उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट थी वो ये थी कि उन्होंने कौमी सलामती को जो है मुआशी इस्तेहकाम से मशरूत कर दिया, और जो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है इसहाक डार साहब पे आ गई है कि अब उन्होंने कौमी सलामती की जो है ना तमाम मामलात उन्होंने तय करने हैं। तो वो अंदर क्या उन्होंने ऐसा मसाला बेचा है जो कि आपको, हमें या कि वो कौम को नहीं बेच पा रहे? देखिए, उन्होंने जो बात कही है ये तो मेरे ख्याल में हर जी शऊर शख्स कहेगा कि आजकल की दुनिया के अंदर 21वीं सदी के अंदर अगर आपकी मईशत की कमजोरी है तो वो सिर्फ मईशत के लिए नहीं, वो कौमी सलामती के लिए भी खतरा बन जाता है। वहां तक तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो पिछले 9 माह के अंदर पाकिस्तान की मईशत के साथ किया गया, और जहां पे आज वो खड़ी हुई है मईशत कि आपके पास चिप्स लगी हुई है पोर्ट के ऊपर और खाने का सामान आप अंदर नहीं मंगा सकते, दवाइयों की खाम माल की एलसी आप नहीं खोल सकते, एयरलाइंस के जो पैसे देने वो नहीं दे सकते, रोजाना की बुनियाद पे एक्सटर्नल कमिटमेंट्स के ऊपर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये तो वाकई में कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि जिसने कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा किया उसके साथ क्या किया जाएगा। नहीं, मगर मईशत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हमने देखा कि फाटा के साथ जो एक्स फाटा के साथ जो वादे किए गए थे ये इंतज़ाम के बाद कि आपको इतने पैसे देते जाएंगे, यही शहबाज शरीफ साहब ने एज चीफ मिनिस्टर जो है इनके साहबजादे ने नहीं पैसे दिए, इन्होंने नहीं दिए, खुद जो है एक रुकावट रही। तो अभी इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिल्कुल मुआशी मसाइल हैं, और मुआशी मसाइल के अलावा भी तो मसाइल, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, वहाँ लोगों को शख्सी आज़ादी के मसाइल हैं, वहाँ लोगों को मजहबी दहशतगर्दी के मसाइल हैं। तो ये सिर्फ मुआशी तो एक साइड है, डोंट यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसमें ये तो मेरे ख्याल में
गलत होगा आर्ग्यू करना कि सिर्फ माशी इस वक्त मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त जो माशी मसाइल जिस हद तक पहुंच चुके हैं उससे बाकी तमाम चीजें भी असरअंदाज हो रही हैं। मसलन इस वक्त दहशतगर्दी जिस तरीके से तेजी से फैल रही है, वो आप समझते हैं आमिर के एक माशरा जिसके अंदर खतरनाक हद तक बेरोजगारी बढ़ रही हो, जिसके अंदर महंगाई तारीख की सबसे ऊंची सतह पे हो, और वहां पर दहशतगर्दी के भी वाकयात तेजी से बढ़ने शुरू हो, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना मोलोटोव कॉकटेल बिल्कुल बनता चला जा रहा है ये। तो ऐसी एक सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि जहाँ पे खतरा नजर आता है कि माशरे के अंदर जो है वो बिल्कुल आतिशफशां की तरह ही ना फट जाए कुछ। तो बिल्कुल सही है, ये बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो हकीकी मसाइल हैं, लेकिन उनमें से कई जो हैं वो मईशत की सूरत हाल से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मईशत के खराब होने की वजह से उन तमाम के अंदर भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सही है, ठीक है। असद उमर साहब, मैशत के ऊपर चूंकि आप बात कर रहे हैं, तमाम मामलात एक दूसरे से लिंक्ड है, इसमें सियासत को हम एक साइड पे नहीं कर सकते। सियासी इस्तेहकाम के लिए जो पीटीआई ने मूव की, जी हम असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे ताकि ये लोग आम इंतखाबात की तरफ जाएं, उसका रास्ता हमवार हो सके। गुज़श्ता रोज सिप्तान खान साहब को भी मैंने सुना, वो कह रहे हैं कुछ आईनी और कानूनी पेचीदगी है जिसकी वजह से असम्बली की तहलील होगी मगर अभी नहीं होगी, और बाज लोग ये राय अपनी दे रहे हैं कि शायद आपकी जमात तहरीक इंसाफ असम्बली तहलील के मामले से भाग गई है या पीछे हट गई है। क्या आप लोगों ने जल्दी में यह फैसला तहलील के हवाले से किया था या स्ट्रेटजी नहीं? इसमें मैं भी ऐड कर दूं कि आज ये इसलिए भी अखज़ किया जा रहा है कि इमरान खान ने बड़ी लंबी टॉक की और लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर एक फैक्टर मिसिंग था कि तहलील के मतलब जो है कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, आज की जो स्पीच थी वो तो ज़ाहिर है एक मईशत के ऊपर सेमिनार हो रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बात की और उस तनाजुर के अंदर पूरी गुफ्तगू की गई थी। जहाँ तक तहलील का ताल्लुक है, कानूनी उन्होंने आपको सही कहा सिप्तान ने कि 11 तारीख को कोर्ट की हेयरिंग है, उससे पहले जो है तहलील करने से रोका हुआ है, रिस्ट्रेन किया हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। तो 11 तारीख को हेयरिंग होगी, उस हेयरिंग के अंदर देखें क्या फैसला किया जाता है। हमें तो पूरा यकीन है कि गवर्नर ने जो फैसला किया था वो तो सस्पेंड कर ही दिया था हाई कोर्ट ने, और अगर वो फैसला कलअदम है तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना भी होता है तो उससे तो डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली नहीं रुकती है, लेकिन जाहिर है फैसला कोर्ट ने करना है। देखें 11 तारीख को वो क्या फैसला। तो 11 तारीख को अगर लेट्स से कि वो इसको, क्योंकि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो वो नज़र आता है कि फिर कोर्ट को एतराज़ होना ही नहीं चाहिए, तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि इसके फ़ौरन बाद आप लोग तहलील कर देंगे 11-12? जी, जाहिर है फैसला तो इस वक्त यही हुआ है कि तहलील करनी है, और जैसे ही कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन खत्म होती है तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी। असेंबली तहलील कर दी जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको सियासत से ज़रा दूर लेके जाता हूँ, क्योंकि आप इस्लामाबाद के MNA भी हैं, और इस्लामाबाद में हम 2-3 दिन से एक स्टोरी काफ़ी बल्कि महीनों से टेकअप कर रहे हैं, मगर उसके अंदर एक जल्दी तेज़ी सी आ गई है कि आपके इल्म में मेरे से ज़्यादा होगा कि ये जोन 3 जो है, जो कि सैक्रोसैंक्ट है हमारे इसके इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर, और ये ग्रीन एरिया है और नेशनल पार्क के साथ भी इलाका है, काफ़ी सारा इलाका है, इसके अंदर काफ़ी सारे कब्जे तो हो गए हैं, मगर अभी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड अटैम्प्ट हो रहा है और कि उसको काफ़ी उसका जो एरिया है वो कानून की कैबिनेट की मंजूरी के साथ जो है उसको तब्दील किया जा रहा है। जोन 3 के इलाके को जोन 1 में डाला जा रहा है, यानी कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अलाउ किया जा रहा है। और उसके 2-3 चीज़ें, एक तो उसके जो बेनिफिशरी नज़र आ रहे हैं वो, क्योंकि संजियानी में आपको पता है आसिदारी साहब की भी ज़मीनें हैं, PSPM जो हैं तकीर शाह साहब की भी ज़मीनें, और भी बड़े बड़े लोगों के बेनिफिशरीज़ हैं, और ये इतनी जल्दी में खामोशी से किया जाता है कि ये हमारे रिपोर्टर जो हैं बड़े अच्छे काशिबाजी साहब ने ब्रेक किया है, मगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रही, कोई डिस्कशन नहीं आ रही। उन्होंने बड़ी जल्दी से अपनी मर्जी की एक्सपर्ट इकट्ठे करके, एक जज है पता नहीं कौन है, कमेटी बना के उन्होंने कहा ये 15 दिन के अंदर अंदर वो कैबिनेट को अप्रूव करेगी, और कैबिनेट से नज़र आ रहा है कि वो अप्रूव होकर ख़त्म हो जाएगा। इज इट एज सिंपल एज दैट? नहीं, देखिए मास्टर प्लान को मॉडिफाई करने का इख्तियार तो है काबीना के पास। काबीना ये अथॉरिटी रखती है कि अगर मॉडिफिकेशन करना चाहे मास्टर प्लान में वो कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट्स ने भी बड़ी
पहले पोजीशंस ली हुई हैं, बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस ली हुई हैं, और इसलिए जाहिर है पॉलिटिकली भी इसको अपोज किया जाएगा अगर इस किस्म का कोई काम हो रहा है। लेकिन ये आमिर, ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको। अभी ये जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जिसे ये भाग रहे हैं और करवा नहीं रहे, उसके अंदर अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की आप लिस्ट देखें ना, तो उसमें रियल एस्टेट का आंसर अब इतना डोमिनेंट हो गया है कि रियल एस्टेट के लिए अब आपको कानून के अंदर भी तरमीम होती हुई अगर नजर आ रही होंगी तो वो कोई उसमें ताज्जुब की बात नहीं है। जाहिर है पॉलिटिकली भी हम इसको अपोज करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि कोर्ट्स ने भी पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है इन इशूज के ऊपर, स्पेशली जहाँ पे एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो। तो देखें ये क्या लेकर आते अगले 2 हफ्ते में, क्या चीज। आपने बड़ी मेहरबानी कि आप MNA यहाँ पे आप तो आ गए हैं, मगर आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकली अपोज किया जाएगा, हमें तो किसी की स्टेटमेंट नहीं नज़र आई। ये 2-3 महीने से खबरें आ रही हैं, PTI भी खामोश है, आपको भी हमने बुलवाया, मैंने आपकी भी कोई स्टेटमेंट, माफ़ कीजिएगा, नहीं देखी। उसके बाद जो है अदालतें वो बिल्कुल पहले नेवी के क्लब पे, रावल डैम के क्लब पे और बाकी चीज़ों पे बड़े सख्त एक्शन लेती रही हैं, मगर अभी तक किसी सेक्टर से, ना कि सिविल सोसाइटी से, एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, अदालतों से, अभी तक मुझे वो अपोजिशन नज़र नहीं आती कि कोई अपोज कर रहा हो या इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो। लेकिन अभी तक जैसे आमिर आपने कहा ना, अभी तक तो सब ऐसी खबरें, अफवाहें नहीं, ये समरी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको पढ़ देता हूँ बड़ी तफसील के साथ। समरी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तैयार करके जो है ये भेज दी है कैबिनेट की, उसके लिए पहले एक समरी जो है रिपोर्ट बना के CDA ने एक जाली एक्सपर्ट से इंटीरियर को भेजी है। इंटीरियर ने ये भेज दिया कि जी 15 दिन के अंदर अंदर ये कैबिनेट के सामने, इट इज़ ऑल इन ब्लैक एंड वाइट नाउ, इट्स बीइंग डन। राइट, इसको बिल्कुल अब जैसे हमने कहा कि पुराना भी आपको पता है कि कई दफा ये इन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिकल बैटल भी लड़ चुके हैं, कोर्ट्स में भी जा चुके हैं। एक केस पे तो अथर मिल्ला उस वक्त जज नहीं थे, वो मेरे लॉयर भी थे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अथर मिल्ला ने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी ली है। इस्लामाबाद एनवायरनमेंट कमीशन बना था, उसका भी मैं हिस्सा था। तो जो भी अगर काम किया जाएगा जिसमें कानून को की स्पिरिट को तोड़कर और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके कमर्शियल गेन के लिए काम किया जाएगा, तो आप यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि हम तो खड़े होंगे उस बैटल के अंदर, इंशाल्लाह ताला आप भी होंगे। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कोर्ट्स भी माजी की तरह अपना किरदार अदा करेंगे। तो हमारी उम्मीद ये है कि आप भी जो है कि इसको अगर पॉलिटिकली के साथ में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मेरा ख्याल शायद किसी सिविल सोसाइटी को या किसी न किसी को अदालत अगर ख़ुद नहीं देख रही तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मैं आपकी इतला ये ज़रूर दे दूँ कि क्योंकि ये असल इशू क्लाइमेट कंट्रोल मिनिस्ट्री का है, जिसकी सेनेटर शहरी रहमान वज़ीर हैं, हमने उनसे रब्ता किया, वो अवेलेबल नहीं थी, पर उन्होंने हिंट कराया कि ये इतना आसान नहीं है कि ये हो जाए। तो मगर इम्तिहान ये है कि उनके पार्टी चीफ आसिफ जरदारी साहब की वहाँ पे ज़मीनें हैं जो कि वो एक्वायर बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से की गई थी, तो वो उनसे टकराव लेना देखेंगे। शहरी का भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है, सबका भी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद के हवाले से जो गुफ्तगू आमिर साहब की जारी थी उस पर तशनगी अभी बरकरार है, ब्रेक से वापस आके उसके ऊपर मजीद बात होगी। मगर इसके साथ साथ आपको बता दें कि तवानाई बचाओ सादगी अपनाओ वाली जो मुहिम है इसके ऊपर ताजिर बरादरी क्या सोचती है ये भी शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से मैंने कहा तशनगी अभी कुछ बरकरार है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से आप बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आती कि मौशी जादूगर कहा जाता है डार साहब को, यहाँ तो कोई जादू नहीं चल सका, तो ये सलामती कमेटी के अंदर डार साहब के जिम्मे सपुर्द कर दिया गया चीज़ों को, तो वो किस तरह से अपना काम निभाएंगे यहाँ या वहाँ? जी, बड़ी अच्छी बात है। ये इस वक्त मुल्क में वाकई बड़े गंभीर मसाइल हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होना बड़ा ज़रूरी था कि इसको इकट्ठे हो के इसको डील करें। मगर कुछ सवाल रह जाते हैं, जिस तरह आपने कहा तशनगी रह जाती है। पहली बात तो ये है कि ये इसके अंदर इसहाक डार साहब ने परफॉर्मेंस दी है कि ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा
ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक्सफाटा में या मुल्क के वो वाले जहाँ डिप्रिवेशन जहाँ पे है, महरूमी का एहसास है। तो मुआशी तरक्की होगी तो लोगों के अंदर जो है उतना ही ये नफ़रतें एथनिक और सेक्टेरियन और जुनूनियत जो है ये कम होगी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। मैं पहली बात तो ये है कि क्या इसहाक डार साहब ये डिलीवर कर पाएंगे। उन्होंने जो अंदर मीटिंग के अंदर जो इसको में किया है, जो प्रेजेंटेशन दी है, उससे बाहर आपको मुझे अवाम को भी तो कोई थोड़ा सा तसल्ली तशफ़ी करा दें कि वो क्या मैजिक फार्मूला है, मैजिक वॉन्ड है जो अंदर मीटिंग के अंदर उन्होंने मसले हल कर दिए हैं। तो पावर पॉइंट पे शायद तो ये बाहर जो है हमें भी समझा दें कि ये जो रोज़ स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर आता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, तो सरमायाकार यहाँ से दौड़ रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, एक्सचेंज रेट काबू नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, डबल वो हो गई है। तो ये जो उन्होंने अंदर नहीं बैठ के जो करके कहा जी, उन्होंने फार्मूला पेश किया, तो मेरा ख्याल है कि वो बेसिकली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि अपने जो नई हमारी अस्करी की आदत आई है उनको, कि ये ना समझें कि जो बताया जा रहा है कि इनकॉम्पिटेंट और शहबाज शरीफ सब फेल हो गए। शहबाज शरीफ से बाद कोई एक मैजिक फार्मूला है, खुफिया रखा हुआ है उसको उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है और भाई इकॉनमी है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू डिस्कस ज़रूर करें, बट सबसे ज़्यादा लोगों को एतमाद में लें ताकि गैर यकीनी ख़त्म हो, लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए जिसकी वजह से लोग यहाँ से भागना ना शुरू हो जाएं। ये कोई इसको खुफिया रख के पता नहीं क्या वो किया जाए, उनको इम्प्रेस किया जा रहा था बेसिकली कि ये जो है ना उनको प्रेजेंटेशन दी गई है। दो तीन और सवाल इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि एक ये कि इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा लिंक्ड, इससे अच्छी बात है मुआशी मसाइल ठीक, मईशत बेहतर होने से ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं, पर मईशत ही काफ़ी नहीं होता। तो ये हमें ही बताया गया था जब ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट में बताई गई थी कि जनाब ये इकोनॉमी भी है, मिलिट्री भी है, एनवायरनमेंट भी है, बला 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 सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जिस इलाकों में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बलूचिस्तान में या केपी में, पहली तो बात है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही नहीं बुलाए गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं बुलाए गए। और बिलावल भुट्टो साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब डायरेक्टली कौमी सलामती का मसला जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि ये अफगानिस्तान का मसला है, आपका ईरान के साथ मसला है, इंडिया के साथ मसला है। वो दूसरे दिन बताया गया कि पहले दिन थे, ये दूसरे दिन जब हुई तो बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं उसमें आए। तो ये है। दूसरा कि ये बाकी वहाँ पे जो दहशत गर्दी का एकदम से इनको याद आ गया कि दहशत गर्दी के अंतर्गत बड़ा उन्होंने सख्त अल्फाज जो है ना इस्तेमाल किए हैं कि ये इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले हमें बता दें कौन उनके साथ मीटिंगें कर रहा था। ये जो उनको कह रहे थे बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी तारीफ़ें किए जाते थे कि ये हमारे भाई हैं, तो वो मीटिंग्स क्या कौन करवा रहा था, किसके कहने पे करवा रहा था। और इस गवर्नमेंट के दौरान ही हुई, इस गवर्नमेंट के दौरान ही हुई। तो वो और हर दौर में जबकि पता भी है कि ये हमेशा टाइम बाय करते हैं, ये हमेशा ये इस तरह का टाइम बा के अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लेते हैं, जहाँ वैक्यूम का यूज़ करते हैं। दूसरा उस इलाके के जो जेन्युइन मसले भी हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, उनको जो है वहाँ पे शख्सी आज़ादी के मसले हैं, उनको जमहूरी मसले हैं, उनको लोकल पावर की ज़रूरत है, उनको ये जो तंग किया जाता है पैकेट शिकेट में, ये मसले भी हैं। तो इनको भी डील करना है, सिर्फ ये दहशतगर्दी से नहीं है। दूसरा मैं देख रहा था ये ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक्टिव उसके अंदर नज़र आए कि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें किया। तो ये ट्विटर ये दिखा दिया जाए कि इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम था कि वो भी तालिबान की तरफ, उनको तालिबान खान कहा जाता और उनका भी बड़ा बैंड था, उनका भी ये था कि जी गुड तालिबान और बैड तालिबान। जबकि अब के साबित हो गया है कि कोई गुड तालिबान नहीं है, हमारे लिए कम अज़ कम नहीं है। APS के बाद ये बिल्कुल ठप्पा लगा दिया था कि कोई तमीज़ नहीं होगी इनमें। और ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ अर्सा पहले तक जो है ये इनकी ट्वीट है, ये 2020 की गालबन कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाह अकबर। मतलब वो तालिबान के हक में कि ये भी करते रहे कि ये बड़ा। सो इनकी भी दोस्तियां रहीं। और आपको याद है एक्शन प्लान बनाते वक्त ये जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी
तो ये रगड़ रगड़ के जो है ना घुटने का जी हमने नहीं करनी। 1 साल ज़ाया किया गया था, फिर ऑपरेशन करना पड़ा था, उसके बाद वो नेशनल एक्शन प्लान पर आया, उसका आज तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो किधर गया? अब कैसे मान लें कि जो आज फैसले हुए इंप्लीमेंट होंगे, जो पिछले इंप्लीमेंट नहीं हुए? जो आपने सम्राट समेटे उनको भी आपने सामने नहीं लेकर वो नहीं लेके आए। एक नेफ्टा इदारा है जो इसको डील करता है, वो गैर फाल है, वो नहीं किया जा रहा। दूसरा, इसके अंदर एक और वो है कि जी नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक वफाक और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करेंगी। अब ये इसके अंदर ऐलान किया गया, सूबों के वज़ीर आला बुलाए नहीं जा रहे और वो कह रहे हैं कि जी उनके साथ मिल के ये किया जाएगा। तो ये एक इकॉनमी में, दूसरा ये कि क्योंकि इसका मेन फोकस इकॉनमी था, ये इकॉनमी भी आजकल के दौर में नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा होता है, मगर ये पॉलिटिशियंस का काम है कि ये इकॉनमी को डील करें, बजट बनाएं और वो बताएं। ये अस्करी क़यादत को ख़ास तौर पे ये देने की, तसल्ली देने की बजाय, सेटिस्फाई करने की बजाय, उनको पार्लियामेंट जो कि एक बिल्कुल गैर फ़ाल और लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, और अवाम को, स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, स्टॉक एक्सचेंज वालों को, उस तरह बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये उनकी तसल्ली कराने की ज़रूरी है। एक बंद कमरे के अंदर जो है वो चंद लोगों को और वो अस्करी की आदत को समझाने से ये इकॉनमी नहीं है। और डार साहब पे अगर आपकी किसी ने ये भी ट्वीट की थी, अगर बात डार साहब पे ही आ गई है तो फिर सुलह ही कर लें, तो हम इसको टेकअप करते रहेंगे। एक सवाल मुझे एक और इस पे पूछना, फिर आगे चलेंगे। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि ये पिकेट्स का मामला है, लोगों की शख्सी आज़ादी की बात है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है, आपको लगता है कि कहीं पर ये आकर दहशतगर्दी की बुनियाद बनता है या वजह बनता है? लोग इस वजह से ज़हनी तौर पे इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने के ऊपर सोचना शुरू करते हैं। ये आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मेरी क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक बुनियादी चीज़ जो दुनिया भर में इस तरह के तनाज़े हैं, उसके अंदर ये है कि सबसे बड़ा जो कॉमन तनाज़ा पाया जाता है वो लोगों की शख्सी आज़ादी, लोगों का फ्रीडम और लोगों की शनाख्त के मसाइल हैं। ये सबसे बड़े हैं। यही कश्मीर में है। उनको हो सकता है इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा लालच देने के लिए तैयार है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो अड़े में हैं। पैलेस्टाइन का भी ये इशू है, आयरलैंड का भी ये इशू था, और भी दुनिया के बड़े बड़े जो तनाज़े हैं वहाँ पे लोगों की आज़ादी, शख्सी आज़ादी और ये मसाइल रहते हैं। तो ये सिर्फ मुआशी मसाइल हल कर देने वाला नहीं है, इसको आपको दूसरे पैराए में देखना है कि ये आप री इन्वेंट ना अपनी थेरी करें कि जी वो साग डार साहब जो है ना उनको एक लॉलीपॉप लेके जाएंगे 2-4 के ये ले लो, ये स्कूल कॉलेज, अच्छी बात है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए, मगर इसके साथ एक पूरा पैकेज चाहिए, पॉलिटिकल पैकेज चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत मिलिटरिस्टिक जो है हल निकालते रहे हैं। पॉलिटिकल पैकेज चाहिए, सोशो इकोनॉमिक पैकेज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज चाहिए, सबसे ज़्यादा इज्जत दो का पैकेज चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ जो है ना ये सिर्फ मुआशी मसाइल वो भी हल करें, मगर ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। फाटा का जो मुआशी पैकेज था उसके बावजूद क्या इस मामले को लेकर उनके मसाइल हल हुए थे या सिर्फ ये कागजों में था और कहने की हद तक था? ये फाटा का जो इंतजाम KP के अंदर हुआ था, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। काफ़ी लोग थे जिनको एतराज़ात थे, फिर उनकी तशफ़ी के लिए वादे किए गए थे कि इतने 100 बिलियन, शायद 400 बिलियन का पैकेज था कि इनको दिया जाएगा। तमाम सूबों ने अपना शेयर डालना था, फेडरल गवर्नमेंट ने डालना था। PTI जब फेडरल गवर्नमेंट में थी तो ये अपना हिस्सा डालते रहे थे। ना सिंध वालों ने पैसे दिए थे, ना जो है जब इन्होंने डाले थे पंजाब में, जब शहबाज शरीफ वगैरह की ये इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी बिल्कुल वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना फेडरल देती थी ना वो देती थी, तो वो ना पैसा पहुँचा। जो थोड़ा बहुत पैसा पहुँचा वो उसके अंदर भी खराबियाँ थी, उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद काफ़ी जो लेवीज़ को और पुलिस को जो स्ट्रेंथन करना था वो नहीं। उनके साथ जो भी वादे किए गए, उनकी नुमाइंदगी के मसाइल, उनके मुआशी मसाइल, उनके पॉलिटिकल मसाइल, उनकी जज्बाती मसाइल, ये याद रहे जज्बाती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि लोगों को लगे कि उनको एक ओन किया गया है, उनसे पूछ के उनके फैसले किए गए हैं, ठूसे नहीं गए। ये सबसे बड़ा अहम मसला है।
ठीक है, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो जिस तरह से मैंने तवानाई बचाओ और सादगी अपनाओ मुहिम के हवाले से बात की थी, ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर बात करेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, और क्या वाकई इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, क्या वाकई बचत उतनी ज़्यादा होगी जितना कि आईने में उतार के बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जा रही हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। तवानाई बचत के ऊपर तो बात करूंगी, मगर ये जो एक मुश्तरका नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद होने का वक्त आ गया मुत्तहिदा का, सारे धड़े मुत्तहिद हो गए हैं या बस मुफाद की जंग है? ये पिछले कम से कम 80 से लगा लें कि 40-45 साल तो हो गए हैं ये ड्रामा करते देखते हुए कि हर हुकूमत के साथ होते हैं, फिर ये आपस में इकट्ठे होते हैं, अलहदा होते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। तो ये वो यार, मैं देख रहा था अभी तकरीर जो ब्रेक के अंदर जो कर रहे थे वो कमाल मुस्तफ़ा साहब कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो अभी तक काउंसलर का इलेक्शन, उस वक्त अल्ताफ भाई ने जो इनको मेयर बनवा दिया था, उसके बाद से काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीते, मगर वो इस तरीके से वो बाकी दड़ों के ऊपर भारी दिखाए जा रहे थे कि क्योंकि वो यहाँ पे ये देखना कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के कितना करीब है। वहाँ पे हर कोई करीब होना चाहता है, कोई करीब तर होना चाहता है, किसका दिल बस चले तो वो जफी ही डाल ले। तो यहाँ पे वो है मुस्तफ़ा कमाल साहब क्योंकि ज़्यादा करीब हैं तो इसलिए वो कर रहे हैं। अगर ये देखना है कि वोट किसके पास है, कुछ के पास थोड़ा वोट है, कुछ के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर सबका मिला के भी वो जो कल मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि 9-0 लगाए बगैर ये सारे ही 0-0-0 हैं और 0-0 तो है। तो ये नहीं है कि वो अल्ताफ भाई के से थोड़ा सा इनका वज़न बढ़ता है, वो आज भी जो है इनसे भारी हैं। वो कहते हैं बाइकआउट इलेक्शंस का, तो वो लोग आधे नहीं निकलते, क्योंकि मैं समझता हूँ वो इनका दौर जो है जिस तरीके से ये आप देखें ना, टेसोरी को पता नहीं क्या क्या इन्होंने बस गालियाँ ही नहीं दी और सब कुछ ही कहा गया, और अभी जो है ना उसके हाथ से खा रहे होते हैं। वो क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ड्रामा करते हैं, उसी अख्तर साहब अपना, फारूक सत्तार अपना, फलाना करते हैं, घूम फिर की इनकी जो बिसात है वो कामरान टेसोरी है बस। चलिए लेट्स सी कराची के अंदर क्या होता है। वैसे आज जो कैबिनेट इजलास के अंदर हुआ आमिर साहब, मेरा ख्याल है तालियां बजनी चाहिए, सूरज की रोशनी के अंदर आज कैबिनेट का इजलास हुआ। मैं कहता हूँ जी उन्होंने पाकिस्तान की जो ये एनर्जी के मसाइल ही हल कर दिए हैं और बड़ी ही कमाल की प्रपोजल्स आई हैं। ये एक पाकिस्तानियत के नाम से एक ट्वीट है, वो ये बड़ी मजेदार है। अच्छा, उन्होंने कहा जी 13 पार्टियों के 50 साल तजर्बे और बला बला 75 साल दानिश का निचोड़, उसके बाद मईशत की बदतरीन तारीखी बहरान का हल तलाश कर लिया गया। हल क्या है जी? आधी स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएं, आधी रोशन होंगी, कुछ दाईं तरफ कुछ बाईं तरफ, और एक एक छोड़ के ये हल निकाला गया है। वो ऑफ कोर्स इसमें कुछ अच्छी बातें हैं कि बड़ी अच्छी बात है, सेविंग तो करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक करनी चाहिए, मगर पहली बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े जज्बाती इस पे हो जाते हैं। वो एनर्जी के वाटर एंड पावर के मिनिस्टर रहे हुए हैं, और जब ये बने थे तो वो 480 बिलियन डॉलर रुपया था जो कि ये IPPs का, पावर कंपनीज का था। इन्होंने कहा आते सारी जो है ना इनको रातों रात पहले ही दे दिया जाए, पहले ही जो है ना हुकूमत बनने से पहले ही उनको दिलवा दिया गया, और कहा ताकि ये मसले हल हो जाएं, क्लीन स्लेट हो जाए। ये मसले का हल, ये मसले को हल हुए। अब ये पुरानी बात है, मेरा ख्याल 2013 की बात है, 13 से लेके आज 10 साल हो गए हैं ये मसला चल रहा है, और 10 साल बाद ओवरऑल ये 40-50 साल से हैं। आज 10 साल बाद ये जो है ना इनको ख्याल आया कि एनर्जी सेविंग होनी चाहिए, और वो ही पुराने आर्काइक जो है ना तरीके लेके आ गए हैं। बुनियादी इसके पहले के डिटेल में जाएं हम कि 2-3 चीजें 2 मिनट में क्विकली मैं कहूँ कि ये सेविंग्स पे है कि बाजार बंद कर दो, जो है सड़कें बंद कर दो, घर बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, यू सेव करो, वो करो। बिजली क्यों नहीं है? कभी नहीं हुआ था सर्दियों में लोड शेडिंग, अनथिंकेबल था। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग समझ आती है, बिजली की क्यों हो? बिजली की क्यों हो? बिजली की इसलिए हो रही है कि ये तेल खरीद नहीं पा रहे, इनके पास पैसा नहीं है, ये डॉलर्स नहीं है कि ये तेल खरीद पाएँ। दूसरा ये है कि जो और तरीके हैं, फॉर एग्जांपल अल्टरनेट एनर्जीज हैं,
जो वो उसकी तरफ कोई, वो मुझे अभी पिछले दिनों मिल गए, एक हमारे दोस्त हैं वो विंड में करते हैं, वो रोते हैं कि यार मैं टक्करे मार मार के थक गया हूँ, विंड के हमारे प्रोजेक्ट नहीं होने देते। वो छोटे जो डैम बनने थे नहरों वाले, वो रोते फिरते हैं कि हमारे पैसे लगवा दिए इन्होंने, वो किया। उस तरह ही आप देख लें सोलर के ऊपर कभी टैक्स लगा देते हैं, महंगा कर दिया है कि वो नहीं है। और जो घरों के अंदर लगता है लोगों को इनकरेज करने की बजाय वो लोग कहते हैं कि जी इन्होंने ऐसा सिस्टम अब बना दिया है डिस्करेज करने के लिए कि वो जो अपने घर की होती है जब उसके गवर्नमेंट के ग्रिड में जाती है उसका वो पैसे नहीं आते। तो वो जो चीज़ों पे जो इनकरेज करना चाहिए थे वो नहीं कर रहे। आजकल छोटे छोटे हर घर के लिए विंड के छोटे छोटे आ गए हैं, एक मशीन पे गाड़ी पे। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट जो है अपनी ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया में तमाम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वो इलेक्ट्रिक पे जा चुकी हुई है। फॉर अ स्टार्ट सबसे बड़ा खर्चा जो है ना ये आम आदमियों को जो कह रहे जी मोटरसाइकिल हम करेंगे इलेक्ट्रिक पे, बाइक्स कर देंगे, वो कर देंगे। भाई इलेक्ट्रिक आप अपनी बसें, गवर्नमेंट की गाड़ियां और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है पहले सबसे वहां से स्टार्ट करें। बड़े और तरीके भी हैं, बाकी जो है आप थोड़ी सी तफसील पढ़ दें। मैं जाते जाते ये बता देती हूँ आमिर साहब, गैर मेयारी पंखे का जी पुराने बल्ब है उनके ऊपर पाबंदी होगी। सरकारी दफातर के अंदर बिजली के इस्तेमाल पर 30% कमी लाने का इंदिया दिया है। तवानाई बचत के इकदाम से उन्होंने कहा जी 62 अरब रुपए हमारे बचेंगे। मोटरसाइकिल जो है ये जो बचत करवा रहे हैं ना ये बड़ी दफा कह चुके हैं, ये लोगों को तंग करना है, खुद सोल्यूशन ही निकालना। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट निकलता। थैंक यू सो मच आमिर साहब, देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।